गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटर। आज के वीडियो सेशन में हम फिजिक्स के वीडियो सेशन करने वाले हैं, जिसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ना है। अपवर्तनांक क्या है? काफ़ी दिनों से मैंने आपको बता रहा था अपवर्तनांक पढ़ेंगे, लेकिन आज वो दिन आ गया जिसमें हम अपवर्तनांक के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने आपको प्रकाश का चाल बताया था अलग अलग माध्यमों में, उस सारे चाल का यूज जो है इस वीडियो सेशन में होने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपका कोई भी क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिकल्स भी बड़ा पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम लोग आज के वीडियो सेशन में करने वाले। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। देखो, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जिसको स्नेल का नियम कहा जाता है, अगर वो डिफिनेशन, अगर वो रूल आपको याद है तो आप इसका अपवर्तन का डिफिनेशन भी आसानी से लिख दोगे। मैंने वहां पे बताया था कि यदि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब आपतन कोण की ज्या को क्या बोले थे हम लोगों ने? साइन आई बोला था। आपतन कोण की ज्या मान लें साइन आई, ठीक। और अपवर्तन कोण की ज्या जिसको हमने बोला था कि साइन आर, और इनका अनुपात जो होता है हमेशा एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को मैंने बताया था कि अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण और सरल डिफिनेशन हो जाएगा कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को या जिसे अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। यह डिफिनेशन आप याद रखोगे। दूसरा एक और डिफिनेशन है जिससे हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे नोट्स को निकालेंगे, देखिए समझना है। दूसरा डिफिनेशन हमारा ये कहता है कि किसी माध्यम का वह गुण, मतलब अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है जिसके कारण वह माध्यम में प्रकाश के वेग का वह क्या करता है? विरोध करता है। यही चीज हमने लिखा है कि जिसके कारण वह माध्यम प्रकाश की गति या वेग का विरोध करता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। सिंपल सा बात समझिए। मान लीजिए, मैं मिटा देता हूं इसको। मान लीजिए यहाँ पे एक लॉजिक, हमारे पास मीडियम है एयर, तो एयर का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, तो इसका अपवर्तनांक होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एयर में उपस्थित वह गुण जो प्रकाश की गति का एयर विरोध करेगा, और जो वैल्यू होगा जो विरोध करता है वही तो क्या कहलाता है? हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। अब देखो गति का विरोध कैसे करेगा? दो कंडीशन हमारे पास बनते हैं। यदि माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो, माध्यम का क्या हो? अपवर्तनांक अधिक हो। यहाँ पे आप दो चीज लिखोगे, माध्यम का आर आई लिख दूं, आर से रिफ्रैक्टिव, आई से इंडेक्स। यदि माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अप एरो अधिक हो तो यहाँ पे क्या होगा कि माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है तो प्रकाश की गति का विरोध अधिक करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के गति का विरोध, प्रकाश के गति का विरोध, प्रकाश की गति का विरोध यह क्या करेगा छोटू? अधिक करेगा। और जब प्रकाश की गति का विरोध यह अधिक करेगा, उस कंडीशन में प्रकाश का वेग, प्रकाश का चाल, प्रकाश का गति, कुछ भी कह लो आप, वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप आगे भागते जा रहे हो, पीछे से कोई आपको खींच रहा है, अर्थात आपकी गति का विरोध कर रहा है, तो जब खींचेगा वह अधिक खींचेगा तो आपकी गति में क्या होगा? विरोध आ जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी आता है कि यदि माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है तो प्रकाश की गति का क्या करेगा? वह माध्यम विरोध करेगा, और माध्यम विरोध करेगा, इस वजह से प्रकाश का वेग जो होगा ना वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वेग का कम होना हो जाएगा। दूसरा कंडीशन हमारे पास यह बनता है कि यदि माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपेक्षाकृत कम हो जाए, अधिक ना हो करके क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इस कंडीशन में प्रकाश की गति का विरोध क्या होगा? कम होगा। प्रकाश की गति का विरोध भी हो जाएगा छोटू कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक तो उसका विरोध भी अधिक, और उसका
जब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो इसका विरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब विरोध कम हो जाएगा, किसी को भागने से कोई रोकना कम कर देगा, अर्थात जो भाग रहा है वो स्पीड से बढ़ेगा, दैट्स वाई प्रकाश का वेग जो होगा वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रकाश का वेग यहाँ पे, प्रकाश का वेग यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि प्रकाश का माध्यम, उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और जब माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो उस कंडीशन में वह प्रकाश की गति का विरोध क्या करता है, कम करता है। तो दो महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ से निकलेंगे। कैसे लिखोगे, यदि माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपेक्षाकृत अधिक हो तो प्रकाश की गति का विरोध अधिक हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का वेग कम हो जाता है। दूसरा नोट क्या लिखोगे, यदि माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक अपेक्षाकृत कम है तो प्रकाश गति का कम विरोध करता है। ये भी लिख सकते हो, प्रकाश की गति का विरोध कम हो जाता है, और इस कंडीशन में प्रकाश का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। देखो कैसे होगा, सिंपल से मैं आपको कांच का आयताकार सिल्ली वाला बताया था ना, ये देखिए, ये कांच की आयताकार सिल्ली ले लिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अधिक है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी आप पता कर सकते हो कि सरल माध्यम होगा कि विघन माध्यम होगा। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, यदि यहाँ पे अधिक है तो वह क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति का अधिक, तो यह क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। देख रहे हो कितना एक दूसरे से रिलेटेड है, सघन माध्यम हो जाएगा। और यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो यह हो जाएगा आपका विरल माध्यम, विरल माध्यम, जिसको कहा जाता है रेरर मीडियम, और इसको कहा जाता है डेंसर मीडियम। समझ रहे हो क्या चीज मैं कहना चाहता हूं। देखो, माध्यम का अपवर्तनांक अगर अधिक होगा तो वह सघन माध्यम होगा, और माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा तो प्रकाश की गति का वह अधिक विरोध करेगा, प्रकाश की गति का अधिक विरोध करेगा तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, यदि माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो विरल माध्यम होगा, और विरल माध्यम होगा तो प्रकाश की गति का कम विरोध करेगा, प्रकाश की गति का कम विरोध करेगा तो यहाँ पे प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप देखिए यहाँ पे मैं इससे समझा रहा हूँ आपको, कांच की आयताकार सिल्ली से, यह कोई कांच की आयताकार सिल्ली हो गया, ठीक है, मतलब एक ये मीडियम हो गया और एक बाहर मीडियम हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अधिक है, और ये जो मीडियम रखा है हम लोगों ने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है तो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये हो गया हमारा विरल माध्यम। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, लेकिन जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या भागेगा, दूर भागेगा। दैट्स व्हाई यदि हम प्रकाश की किरण को इस पे तिरछा डालें तो यहाँ पे तो नॉर्मल बनेगा, और इस नॉर्मल से सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में। ये नोट तो आप याद रखना कि जब सघन से विरल में जाएगा तो यह जो होगा अभिलंब के निकट मुड़ेगा, दूर मुड़ेगा, और जब विरल से सघन में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या नजदीक मुड़ेगा, अर्थात निकट मुड़ेगा। तो यहाँ पे कहाँ से जा रहा है, सघन से विरल में जाएगा, तो सघन से विरल में जाएगा तो दूर भागेगा। तो यहाँ से आएगा, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसे ना जा करके कैसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रभाव हमें यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो आप दिमाग में बैठा के रखना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में कैसे जाता है ये याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले ही वीडियो सेशन में आपको पढ़ा रखा था, ठीक। तो यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ एक और इसका डिफिनेशन है जो आपकी बुक में दिया है और काफ़ी फेमस भी है, और इससे न्यूमेरिकल्स वाले प्रश्न बनते हैं। इसको मैं बताता हूँ क्या है दूसरा डिफिनेशन, कि माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में, जिसको निर्वात कहा जाता है, आप सिंपली एयर भी कह सकते हो, शून्य में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश की वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो एक डिफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो कि निर्वात, जिसको आप शून्य कह सकते हो। कभी कभी कहता है शून्य में प्रकाश की चाल बताइए, तो शून्य मतलब निर्वात मतलब एयर का क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग जिसको c से डिनोट करते हैं, ठीक है। शून्य में प्रकाश का वेग तथा उस माध्यम में प्रकाश के वेग, उस
माध्यम में प्रकाश के वेग जिसको अपन भी कह सकते हैं, के अनुपात मतलब रेशियो मतलब बट्टा, अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक छोटू। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ। यदि अपवर्तनांक का डिफिनीशन यहाँ से पूछा जाए, अपवर्तनांक का अगर फार्मूला पूछा जाए, अगर हम फार्मूला निकाले, लिखेंगे यहाँ पे दैट इज मतलब होता है अर्थात अपवर्तनांक का एक बात जान लो कि इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। किससे? म्यू से डिनोट किया जाता है। तो म्यू बराबर हो जाएगा क्या? शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोगों ने क्या कहता है सी, और बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल, बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको आपने क्या कहा था v। तो यहां से एक हमारा फॉर्मूला बनता है। वह फॉर्मूला क्या बनता है कि म्यू बराबर यहां पे c अपॉन v। फॉर्मूला याद रखना, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना इससे बड़ा आसान हो जाता है। ठीक, तो इतना चीज़ कन्फर्म रखोगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। इनका यूनिट क्या होता है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक उतार लो। अब देखो इसके जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले नोट्स की बात करें तो यह यूनिटलेस होता है। यह यूनिटलेस अर्थात इसको कहा जाता है मात्रक विहीन, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। दिमाग में क्वेश्चन आता होगा वाई, क्यों होता है ऐसा? तो इसका सिंपल सा रीजन है, मात्रक विहीन होने का मतलब यह किसी दो राशियों का, समान राशियों का क्या है, अनुपात है, बट्टा। और जब अनुपात है तो मीटर से मीटर कट जाएगा। मान लीजिए अगर मीटर इसका होता तो यूनिट से यूनिट कट जाता था कि मात्रक विहीन होता है, और इसलिए यह क्या होता है, एक संख्या होता है। ठीक है, यह यूनिटलेस होता है। और दिमाग में क्वेश्चन आता है क्यों? तो क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है, दो समान राशियों का अनुपात है। ठीक है छोटू, दिख रहा है ना? अब दूसरा नोट आप क्या लिख सकते हो? दूसरे नोट की अगर बात करें तो आप लिख सकते हो कि इसे म्यू, इसको क्या कहते हैं हम, म्यू, या कभी कभी इसको स्मॉल n से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता। समझ में आ गया दोनों पॉइंट से कि अपवर्तनांक जो होता है यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसे म्यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो यदि इन कारकों की बात करें तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अपवर्तनांक जो होता है कभी भी उस पर पड़ने वाले लाइट के एंगल से, अर्थात इंसिडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, आपतन कोण से प्रभावित नहीं पड़ता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तनांक यदि आपतन कोण को प्रभावित किया जाए तो इससे अपवर्तनांक पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो एक नोट आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? एक नोट देखना। दूसरा नोट आप ये लिख सकते हो कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सिंपली कहा जाता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है।
तो दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर जी किस पे करता है निर्भर, है ना। तो यहाँ निर्भर किस पे करता है, तो माध्यम का रंग, माध्यम में प्रकाश का जो रंग होता है उस पे, और माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग तथा उस माध्यम के प्रकृति पे, माध्यम के नेचर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे एक नीचे में छोटा सा यहाँ पे एक नोट ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के, उस माध्यम के किस पर निर्भर करता है, तो उस माध्यम की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह लास्ट नोट है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, समझे। अभी प्रकाश के रंग पे निर्भर क्यों करता है, ये चीज़ मैं ऊपर वाले लाइन से ही निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है विशेष रंग, मतलब स्पेशल रंग, मतलब किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए अगर यहाँ पे प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पे कोई विशेष रंग बोलता ही नहीं, कोई भी रंग बोल सकता था, ठीक है। तो अपवर्तनांक से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को मैंने इस बोर्ड पे कवर कर दिया, अच्छे से समझा दिया है। सबसे पहले ये लाइन लिखोगे, ये लाइन, ये दोनों डेफिनेशन है, फिर यह लाइन एक डेफिनेशन है, आप यहाँ पे भी या लिख सकते हो, ठीक। और यहाँ पे इस लाइन को लिखने के बाद ये चीज़ लिखोगे कि यदि माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपेक्षाकृत अधिक है तो वह सघन माध्यम होगा, अर्थात प्रकाश की गति का विरोध अधिक करेगा, और प्रकाश की गति का विरोध जब अधिक करेगा तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपेक्षाकृत कम है तो वह विरल माध्यम होगा, और विरल माध्यम होने की वजह से प्रकाश की गति का विरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रकाश की गति का विरोध कम हो जाएगा तो प्रकाश का वेग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, डेफिनेशन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, अर्थात डेट जिसको बोलते हैं I.E, ठीक है। अपवर्तनांक म्यू बराबर 0 में प्रकाश की चाल और बट्टा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पे उस एक वर्ड छूट गया छोटा सा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको यहाँ पे सी भी इस प्रकार एक फॉर्मूला बनेगा कि म्यू बराबर सी बट्टा में भी। इसके बाद में नीचे पॉइंट लिखोगे कि यह यूनिटलेस अर्थात मात्रक विहीन होता है, क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। देखो यहाँ भी चाल है, यहाँ भी चाल है। अगर चाल का यूनिट की बात करें तो क्या होगा, चाल का यूनिट होगा या तो किलोमीटर प्रति सेकेंड, या किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर प्रति सेकेंड। मान लो ऊपर भी ये जो सी का मान है ये भी आया, और ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इससे ये कट जाएगा, तो इसका मात्र कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे, यह दो समान राशियों का अनुपात होता है, इस वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे म्यू से या स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। आगे के पॉइंट्स लिखोगे यहाँ पे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, तो निर्भर किस पर करता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक के बारे में इतने सारे पॉइंट्स को लिख लो, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कैसे निकाला जाता है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक। इस फार्मूला के द्वारा हम किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बताइए जल का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ऐसे अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक हमसे पूछा जाता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तनांक को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक। तो हम इसको मिटाते हैं, हेडिंग डाल लीजिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक के मान को निकालना, ठीक। अब हम लोग देखते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक का निकालना। देखिए सिंपली सा आपको कहा जाए कि जल का अपवर्तनांक निकालिए, ठीक। जल का अपवर्तनांक, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन टाइप ये, हेडिंग आप डाल दीजिएगा कैसे निकाला जाता है।
जल का अपवर्तनांक। अच्छा ये बताइए, जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए आपको दो माध्यम की जरूरत पड़ेगी, एक शून्य में प्रकाश की चाल अर्थात निर्वात का, और दूसरा जो होगा हमारा क्या पड़ेगा, जल का। ठीक है, तो इसको अगर डिनोट की बात किया जाए तो ये हो जाएगा म्यू। ठीक है, और किसका निकाल रहे हैं, तो जल के लिए W, और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो किसके सापेक्ष निकालेंगे यहाँ पे, तो एयर के सापेक्ष। ठीक है, तो इसको म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे कह दे म्यू और यहाँ पे कह दे G और यहाँ पे A, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके सापेक्ष है, एयर के सापेक्ष है। अगर ऐसे कह दे म्यू और यहाँ पे दे दे बेंजीन B दे दे, और यहाँ पे दे दे आपको, और यहाँ पे हम दे सकते हैं वाटर, तो यहाँ पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखो, जैसे ही हमने A, म्यू और W लिख दिया, यहाँ से हमें एक फार्मूला डिराइव होगा। कौन सा फार्मूला डिराइव हो गया, तो यहाँ पे फार्मूला डिराइव होगा, A को क्या कहते हैं, एयर, तो शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, जिसको C से हम लोगों ने डिनोट भी किया था। हमने एक फार्मूला देखा था कि म्यू बराबर क्या होता है, C बटा में B, तो C हो गया शून्य में प्रकाश की चाल, और V क्या होता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जल, तो नीचे लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। अब देखो, सिंपल सा लॉजिक आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। शून्य में या निर्वात में प्रकाश की चाल मैंने बताया था आपको, फार्मूला सॉरी वैल्यू बताया था, क्या बताया था कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जल में प्रकाश की चाल आपको क्या बताया था, तो जल में बताया था कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको सिंपल से सॉल्व कर लोगे, हमारा जल का अपवर्तनांक आ जाएगा। देखो, मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा, देखो इसलिए यह यूनिट लेस होता है। उसके बाद 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को कट करें, सिंपल लिखो 3/2.25, अगर इस पॉइंट को कट करें तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया, 300/225। इसको हमें कटाना है, कटेगा किसी चीज़ से, कटेगा या कटेगा तो आएगा आपका 4/3। ठीक है, जब ये 4/3 आ गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं 75 बार में कटेगा, 75 चौका 300 और 75 यहीं 225। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो यह आ जाएगा 1.3333 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक बराबर कितना आ गया, 1.33। ये चीज़ आप बॉक्स में कर लोगे, देखिए कितना आसानी से बन गया। ऐसे ही आप सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल और उस निर्वात में प्रकाश की चाल को लेकर के आप किसी भी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैं इम्पोर्टेंट माध्यमों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हूँ जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे कांच का है, ग्लास का, जिसको कांच को ग्लास कहते हैं, बेंजीन का है, केरोसिन का है, बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो आप इस लिस्ट से मैक्सिमम को आप कर लोगे। जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें मैं जो अलग कलर से किया हूँ उसको आप लोग दिमाग में बैठा लोगे, जिससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। जल का मैंने निकाल दिया, आप वैसे कांच का भी निकाल सकते हो। कांच में प्रकाश की चाल मैंने क्या बताया था, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये आ गया, अब बट्टा में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यह आ गया। ये किसका होता है, ये होता है हमारा कांच का, तो म्यू, और यहाँ पे हो जाएगा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, इतना से इतना कट जाएगा, 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.50 देखना इस लिस्ट में कांच का अपवर्तनांक का मान दिया होगा। ठीक, तो ऐसे देखिए कितना आसानी से निकल गया। ऐसे आप सारे माध्यमों का निकाल सकते हो, बस आपको पता क्या होना चाहिए कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है। ठीक है, और कल का वीडियो सेशन होने वाला है
न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटे बड़े भारी क्वेश्चंस को मैं लूँगा, जो भी एग्जाम में पूछे गए उसको कल के वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।